ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम फ्री ईटीएफ कोर्स सीरीज का चौथा वीडियो लेकर आए हैं। आपने पार्ट 5 में सीखा था ईटीएफ के बारे में बेसिक। पार्ट 2 में आपने ईटीएफ की ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझी थी। पार्ट 3 में आपने फंडामेंटल एनालिसिस सीखा था और पार्ट 4 में आज है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस से हमने कुछ ईटीएफ को सिलेक्ट किया था और अब टेक्निकल एनालिसिस से हम सीखेंगे कि किस ईटीएफ को कब बाई करना चाहिए और कब सेल करना चाहिए। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो अब हम आ गए हमारी स्क्रीन पे, जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे कि कब बाई करना, कब होल्ड करना, कब सेल करना। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। तो फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर हम एक लिस्ट बनाते हैं ईटीएफ्स की कि भाई हमें कौन कौन सी ईटीएफ खरीदनी और कौन सी ईटीएफ नहीं खरीदनी। पर टेक्निकल एनालिसिस हमें बताता है कि कब तो खरीदनी है और कब सेल करनी, राइट। तो फंडामेंटल में हमने एक ऐसी लिस्ट बनाई जो क्वालिटी की है, पर उसकी वैल्यूएशन जब सही आएगी तब हम उसको बाई करेंगे। प्राइसिंग जब सही रहेगी तब हम उसे बाई करेंगे। ये चीज़ हमारा टेक्निकल है। फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के लिए जिन टूल्स का हमें काम मिलेंगे वो 3 है जिनको हम समझेंगे। पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है, दूसरा मूविंग एवरेज है, तीसरा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई है। केवल इन्हीं 3 टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस होंगे। टेक्निकल एनालिसिस की संख्या बहुत ज़्यादा करने से फ़ायदा नहीं है, बस सिंपल रखना है क्योंकि ईटीएफ में ट्रेड करना बहुत ईजी होता है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्निंग है कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस मैं यहाँ समझा रहा हूँ वो केवल और केवल ईटीएफ्स के पर्पज से है। स्टॉक और एफएनओ में इनको बिल्कुल यूज नहीं करना क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। ईटीएफ जब गिरती है तब हम उनको खरीदते हैं, यानी गिरते हुए ईटीएफ को हम एवरेज आउट करते हैं, पर स्टॉक और एफएनओ में हम गिरते हुए को एवरेज आउट नहीं करते। इसलिए आपको ये बात समझनी है, या जो भी मैं बता रहा हूँ ईटीएफ के पर्पज से बता रहा हूँ। स्टॉक और एफएनओ में बिल्कुल वो चीज़ नहीं कंसिडर करनी है। अभी तक आपने ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। तो पहला हमारा जो पैटर्न है उसका नाम है कैंडलस्टिक पैटर्न। तो पता है आपको कैंडलस्टिक क्या होता है? तो ये 4 प्राइसेस को होल्ड करता है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है कि 4 प्राइस होती है, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो इन स्पेसिफिक पीरियड। तो मान लो आपने एक टाइम पीरियड लिया 1 डे, राइट। तो एक डे में कितने पे ओपन हुआ था, उस दौरान डे का हाई कितना गया, फिर डे का लो कितना गया, फिर ये क्लोज कहाँ हुआ। तो इन तीनों के बीच में एक कैंडल बनती है। मान लो यहाँ पे ओपन हुआ, फिर ये नीचे गया, या कहीं पहले ऊपर गया तो यहाँ तक हाई चला गया, फिर ये नीचे गया, फिर यहाँ वापस आके क्लोज कर दिया, तो ये एक कैंडल बन गई, राइट। ओपन, क्लोज, हाई और लो, ये 4 पॉइंट से एक कैंडल बनती है जो ये प्राइस के मूवमेंट को बताती है। ये 1 आवर की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है, 3 आवर्स की भी होती है, 1 डे की भी हो सकती है, 1 वीक की भी हो सकती है। देखो कुछ टर्म्स कैंडल्स के बारे में। तो देखो एक कैंडल्स 2 तरह की होती है, एक बुलिश और बीरिश। जैसे मान लो यहाँ कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद प्राइस थोड़ी नीचे चली गई, फिर ये ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर और हाई तक चली गई, फिर वापस आके यहाँ क्लोज हो गई। तो ये जो कैंडल बनी जिसका ओपन नीचे था, क्लोज ऊपर था, तो ये कहलाती है बुलिश कैंडल क्योंकि प्राइस ऊपर गई। दूसरी ये बीरिश कैंडल है, यहाँ पे ओपन हुई, फिर प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर गई, फिर नीचे आई, नीचे आई, नीचे आके लो बनाया, फिर वापस थोड़ी रिकवर होके क्लोज हो गई, यानी ऊपर ओपन हुई, नीचे क्लोज हुई। तो ये जो कैंडल बनी वो कहलाई बेरिश कैंडल। ये कैंडल की बॉडी कहलाती है। ये जो ऊपर वाली और नीचे वाली जो ये विक कहलाती है, या शेडो कहते हैं, अपर शेडो या लोअर शेडो, राइट। तो बॉडी है, ओपन क्लोज है, विक है, अपर विक और लोअर विक है, जिनको हम शेडो भी कहते हैं। ये कैंडल्स के कुछ टर्म्स है जिन्हें आपको समझना होता है। टाइम फ्रेम्स कौन से यूज किए जाते हैं? तो कैंडल आप 5 मिनट के लिए भी देख सकते हो, 15 मिनट के लिए। तो जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं या एफएनओ में जो ट्रेड करते हैं वो 5 मिनट और 15 मिनट की कैंडल्स को देखते हैं। आप डेली की कैंडल भी देख सकते हो, जो स्विंग ट्रेड के लिए हम नॉर्मली डेली कैंडल देखते हैं। अगर आप किसी तरह का पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो तो वीकली और मंथली कैंडल्स देख सकते हो। यानी अगर आपका ट्रेड का जो साइकिल है, टाइम पीरियड है, वो कम का है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम को देखते हो, और आप ट्रेड का जो होल्डिंग पीरियड है वो थोड़ा बड़ा है तो आप बड़े टाइम फ्रेम को देखते हो। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली इसको देख सकते हो। नॉर्मली हम जो देखते हैं वो डेली कैंडल से देखते हैं। अब बात समझते हैं अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड क्या होता है
किसी को प्राइस थोड़ी नीचे आई, फिर यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेके वापस ऊपर गई, फिर वापस से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो अब नीचे वाली लाइन से एक लाइन ड्रॉ की तो वो लाइन ऊपर जाती हुई दिखाई दी, तो ये अप ट्रेंड कहलाया। यानी इसका जो लो था और नया लो बना वो नीचे बना, यानी इसको बोलते हैं हायर हाई और हायर लो। देखो जो पहले नया लो बना वो पहले वाले लो से बड़ा है, और जो नया हाई बना है वो पहले वाले हाई से बड़ा है। तो हायर हाई और हायर लो, यानी हायर हाई और हायर लो बनेगा, क्योंकि प्राइस सीधी ऊपर नहीं जाती। तो इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। और इस लाइन को जो ट्रेंड लाइन बनी है उससे हम एक तरह से सपोर्ट देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेके फिर ऊपर चली जाएगी। अब हम डाउन ट्रेंड को समझते हैं। डाउन ट्रेंड क्या होता है, जैसे प्राइस नीचे है, ऊपर गई, कहीं से रिजेक्ट हुई, फिर नीचे आई, फिर रिजेक्ट हुई, फिर आई। तो इसमें क्या होता है, लोअर हाई लोअर लो, राइट। कि जो प्राइस ने हाई बनाया था, नया हाई पहले वाले प्राइस से नीचे बनेगा, नया लो पहले वाले लो से नीचे बनेगा। देखो यहाँ लो था, अब नया लो नीचे, फिर नया लो नीचे, ऐसे यहाँ पे हाई था, नया नीचे, नीचे है, नीचे है, इस तरह से बनता जाता है। तो इससे जो लाइन बनाओगे वो आपकी कहलाएगी डाउन ट्रेंड, है ना। अब हम कैंडल्स की बात करते हैं, तो एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसका नाम है हैमर। हैमर क्या होता है, एक ऐसी जिसकी बॉडी छोटी होती है और लोअर विक जो लंबी होती है, ये नीचे वाली जो विक है वो लंबी होती है। और ये हैमर तब है जब ऐसे डाउन ट्रेंड में हो, नीचे की तरफ मार्केट गिर रहा हो और वहां पे हैमर बनाओ, तो अब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा, पोटेंशियल रिवर्सल। देखो होता क्या है, बॉडी छोटी होने का मतलब होता है सेलर ने, देखो प्राइस लो गई है, इसका मतलब सेलर प्राइस को यहाँ नीचे ले गए थे और बायर्स ने प्राइस को ऊपर तक वापस ले आए। बायर्स अब प्राइस को ऊपर ले आए और इतने दिनों तक सेलर पावरफुल थे, तो अब डेफिनेटली बायर्स पावरफुल हो सकते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये कैंडल रेड है या ग्रीन है। अगर बॉडी छोटी है और लोअर विक बड़ी है तो इसका मतलब ये हैमर कहलाएगी, और ये हैमर तभी कहलाएगी जब ये डाउन ट्रेंड में हो, नीचे की तरफ प्राइस गिरती हो, फिर ये बने। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। आप देखो यहाँ पे प्राइस गिर रही थी, फिर एक हैमर बना और फिर प्राइस ऊपर जाने लग गई, तो ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ। अब दूसरा पैटर्न है जो बीरिस कैंडलस्टिक है, इसका नाम है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन जो होता है वो हैमर की तरह ही होता है, यानी इसकी भी छोटी बॉडी होती है, लोअर विक होती है। फर्क क्या है, ये अप ट्रेंड के जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है फिर यहाँ पे बनेगा, तो इसका मतलब छोटी बॉडी होने का मतलब बायर और सेलर ने मजबूती से मुकाबला किया। यानी अब बायर तो पहले से पावरफुल थे, प्राइस को ऊपर लाए थे, पर अब सेलर उसका मुकाबला ब्राइटरी से करने लगे। इसका मतलब अब सेलर नीचे प्राइस को ला सकते हैं, तो ये पोटेंशियल डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी दिखाता है। अगर हम हैंगिंग मैन का एग्जांपल देखें, देखो ये प्राइस ऊपर गई, थोड़ी नीचे आई, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना, तो अब प्राइस से नीचे आने लग गई। अगला जो बुलिश कैंडलस्टिक है उसका नाम है बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है कि एक रेड कैंडल बनी, राइट, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई। रेड कैंडल बनी और उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी। देखो सिग्नल क्या हुआ कि ये कैंडल यहाँ ओपन हुई और यहाँ क्लोज हुई। इसका मतलब सेलर पावरफुल थे, और इतने पावरफुल थे कि नई कैंडल नीचे हुई इससे, और पर क्लोज हुई तब पहले वाले से, जहाँ से बायर्स ने बेचना स्टार्ट, सेलर्स ने बेचना स्टार्ट किया, उससे वो ऊपर चली गई, तो इसको पूरा एनगल्फ कर देती है। तो इससे पता चलता है कि अब सिग्नल किसका है, रिवर्सल, यानी अब बुलिश ट्रेंड पे आ सकता। इसका एग्जांपल देख लो, ये प्राइस गिरती जा रही है, एक रेड कैंडल है जिसको एनगल्फ किया एक ग्रीन कैंडल ने, तो उसके बाद प्राइस से ऊपर जाने लग गई। सेम बुलिश एनगल्फिंग की तरह एक बीरिस कैंडल होती है जिसे बीरिस एनगल्फिंग बोला है। इसका उल्टा है, पहले ग्रीन कैंडल होगी और उसके ऊपर रेड बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैंडल यहाँ पे थी, है ना, यहाँ पे ओपन हुई, बायर्स इतने पावरफुल थे कि ऊपर ले गए, और फिर जो अगली कैंडल स्टार्ट हुई तो प्राइस इतनी ऊपर थी कि वो इससे ऊपर हुई, पर अब सेलर्स पावरफुल हो गए और प्राइस को नीचे ले आए, और पहले जहाँ पे ओपन हुई थी उससे भी नीचे क्लोज करवा दिया, राइट। तो जितना बायर्स का पावर था वो सारा इसने एनगल्फ कर लिया, और अब मार्केट कैसा हो सकता है, बीरिस रिवर्स। तो ये बात और पर है, कोई बुलिश कैंडल बनेगी तो पहले से ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और बीरिश कैंडल बनेगी तो पहले ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए, फिर ये नीचे आएगा, राइट।
अब अगर आप कैंडल्स के साथ ट्रेड करना चाहते हो, देखो मैं मेरी किसी भी मेथड में कैंडल्स के साथ ट्रेड नहीं करता हूँ ईटीएफ में। नॉर्मली करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सिंपल सा रहता है हमारा कि अगर हैमर बना है या बुलिश एनगल्फिंग बनी है, यानी प्राइस गिर रही थी, तो अब इस जगह पे हैमर बन गया है, बुलिश एनगल्फिंग हो गई, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, है ना। पहले डाउन ट्रेंड था, बाई कर सकते हो, इसका मतलब अब प्राइस से ऊपर जा सकती है। और दूसरी तरफ प्राइस ऊपर जा रही थी, यहाँ पे हैंगिंग मैन बन गया, तो अब पॉसिबिलिटी प्राइस नीचे जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। यानी हैमर और बुलिश एनगल्फिंग के साथ आप बाई कर सकते हो, हैंगिंग मैन और विरिश एनगल्फिंग के साथ आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और हम स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, पता है आपको इसमें। दूसरा जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का टूल है उसका नाम है मूविंग एवरेज, जिसको हम नॉर्मली बहुत अच्छे से यूज करते हैं। मूविंग एवरेज हमारी सुपर सॉफ्ट स्ट्रेटजी में काम में आता है, पता होगा आप लोगों को। तो मूविंग एवरेज होता क्या है, तो मूविंग एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है प्राइसेस का स्पेसिफिक। जैसे आपको 1 डे की प्राइस का या 10 डे की, 20 डे का, लो का, ओपन का, हाई का, क्लोज का, किसी भी तरह की प्राइस का हम एवरेज ले सकते हैं। नॉर्मली 20 डे का मूविंग एवरेज होता है, 50 डे का मूविंग एवरेज होता है, 250 डे का मूविंग एवरेज लोग यूज करते हैं। ये एक लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है, मूविंग एवरेज अभी ऊपर बढ़ता हुआ दिखा रहा है, पर हो सकता है प्राइस नीचे आ गई हो, यानी प्राइस में जो चेंज होता है उस चेंज को बाद में रिस्पॉन्ड करने लगता है ये। देखो एक मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ कि मूविंग एवरेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे 5 दिन की प्राइस है, 10, 11, 12, 14 एंड 16, ये 5 प्राइस है। तो इन सब का एवरेज किया तो ये 5 डे मूविंग एवरेज हो गया। फिर अगली प्राइस 15 जुड़ गई, तो अब जो आपका मूविंग एवरेज के लिए जो प्राइसेज यूज करोगे उसमें ये प्राइस तो जुड़ गई, पर ये जो 10 वाली प्राइस थी वो हट गई। ये 4 और ये 15 जुड़ के नया एवरेज आया 13.6। फिर नेक्स्ट डे 14 जुड़ गई, तो पीछे वाली एक और हट गई, यानी ये 3 और ये 2 मिला के 5 हो गई, फिर ये हो गई। नेक्स्ट डे फिर 13 आया, तो एक और यहाँ से हट गई आगे वाली, यानी पुरानी वाली एक वैल्यू को छोड़ देते हैं और नई वाली एक वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। फिर आप देखोगे इस प्राइस के साथ ये 5 यूज हो जाएगी और ये पीछे वाली सारी हट जाएगी। अब यहाँ पे देखो लेगिंग किस तरह से हुआ, प्राइस 16 से 15 हो गई, यानी प्राइस कम होने लगी, पर आपका मूविंग एवरेज अब भी बढ़ रहा है ना। प्राइस 14 हो गई, मूविंग एवरेज फिर बढ़ रहा है। प्राइस 13 हो गई, मूविंग एवरेज फिर बढ़ रहा है। प्राइस 12 हुई, अब जाके मूविंग एवरेज कम होने लगा, यानी प्राइस यहाँ से कम होने लगी और मूविंग एवरेज यहाँ से कम होने लगा। इसका इफेक्ट लेट दिखता है, पर ये भी काफ़ी यूजफुल रहता है। मूविंग एवरेज का यूज क्या है, एक तो आप ट्रेंड डायरेक्शन देखो, आपके जो कैंडल्स बनते हैं, जो प्राइस होते हैं, वो कभी ऊपर नीचे रहते हैं। तो एक स्मूथ प्राइसिंग कौन दे सकता है, मूविंग एवरेज, जिससे आराम से दिखाई दे रहा है कि ऊपर जा रहा है, आराम से दिखाई दे रहा है कि नीचे आ रहा है। तो एक तो ट्रेंड की डायरेक्शन बताता है। दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर देखो कोई प्राइस मूविंग एवरेज पे आ रही है, 20 डे मूविंग एवरेज पे आ रही है, यहाँ से वापस मूव कर जाती है, फिर वापस आती है, फिर इधर आती है, तो ये सपोर्ट हो गया। यानी यहाँ पे आपने देखा कि सपोर्ट ले लिया और यहाँ से आपने ट्रेड ले लिया, राइट। एक 20 डे मूविंग एवरेज है, उसको हम नॉर्मली ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। 250 डे मूविंग एवरेज है, उसको इन्वेस्टिंग के लिए करते हैं। कि जैसे अभी निफ्टी फिफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज के पास आने लग गया, तो आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। ये एक 20 डे मूविंग एवरेज का डायग्राम है, चार्ट है। तो देखो यहाँ पे प्राइस गई, यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लिया, यहाँ पे प्राइस गई, यहाँ पे सपोर्ट, पर यहाँ से रेड कैंडल से ब्रेक डाउन हो गया, फिर ये नीचे आ गई, फिर देखो ये नीचे ही चल रही है। अब जब अगर ये इसके ऊपर निकलेगी तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा। इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं 20 डे मूविंग एवरेज के बेसिस पे। तो 20 डे मूविंग एवरेज क्या होता है, देखो एक मंथली एवरेज होता है, एक महीने की प्राइस मान सकते हैं, क्योंकि एक महीने में 30 डेज होते हैं, जिसमें से 4 संडे और 4 सैटरडे, 8 दिन तो ऑफ होता ही है, 1-2 दिन और छुट्टी हो जाती है। तो किसी भी महीने में नॉर्मली 20-21 दिन का ही ट्रेडिंग होता है। तो 20 डे मूविंग एवरेज क्लियरली महीने का एवरेज हो गया। अगर कोई प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे गिरती है तो चांसेस होते हैं कि वापस वहाँ आएगी, और 20 डे मूविंग एवरेज से प्राइस बहुत ऊपर जा रही है तो भी चांसेस है कि वो 20 डे मूविंग एवरेज के पास वापस आ जाएगी। ऐसा ईटीएफ में होता है। अब 250 डे मूविंग एवरेज देखो, 250 डे मूविंग एवरेज है तो ये चल रहा है, राइट। यहाँ से तो ये अभी प्राइस 250 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, राइट। तो यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव फेज में मान सकते हैं इन्वेस्टिंग के पर्पज से। पर मान लो किसी दिन प्राइस टूटती है और नीचे आ जाती है, तो अब वो नीचे की तरफ रहेगा, और वहाँ पे हम ये कहेंगे कि इन्वेस्टिंग अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि या फिर हम देखें कि भाई ये नीचे जा सकता, तो
कम से कम ट्रेडिंग तो नहीं की जाए। तो ये क्या होता है, ईयरली एवरेज तो सिंपल होता है, एक साल में 365 डेज होते हैं, उसमें से 52 आपके संडे, 52 सैटरडे, 10-20 छुट्टियाँ और मिला लोगे, है ना, तो इतने ही डे बचेंगे, 15 छुट्टियाँ और मिला लो, है ना, 15 या 17, तो ये 250 डे एक साल का एवरेज होता है। तो प्राइस अगर 250 डे से अबव है तभी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए रहता है, 250 डे को सपोर्ट रखिए। देखो प्राइस अगर 250 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम इसे सपोर्ट मान लेंगे, नीचे है तो रेजिस्टेंस हो सकता है, फिर प्राइस वहां से रिजेक्ट है। 20 डे मूविंग एवरेज के साथ ट्रेड कैसे कर सकते हैं, अगर प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा गिर जाती है तो आप बाई कर लो, और बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है तो आप प्रॉफिट बुक कर लो। 250 डे मूविंग एवरेज के आधार पर हम इन्वेस्ट कैसे करते हैं, अगर प्राइस 250 डे मूविंग एवरेज के आसपास आती है तो एसआईपी स्टार्ट कर दो, और 250 डे मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर चली गई प्राइस, तब आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और तीसरा हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का टूल है उसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, है ना, RSI। तो क्या होता है RSI, तो RSI एक मोमेंटम ऑक्सीलेटर है जो एसेट की जो प्राइस चेंज है उसकी स्पीड और मैग्नीट्यूड की, प्राइस में कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है और कितनी वैल्यू का चेंज हो रहा है, इसको मेजर करता है। आरएसआई का यूज क्या है, इससे हमें बुलिश और बीरिश मोमेंटम का पता चलता है, और ये हमारे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन को भी आइडेंटिफाई करता है कि ये स्टॉक क्या है, ये ईटीएफ और बॉट है या ओवर सोल्ड कंडीशन में। आरएसआई के पीरियड क्या होता है कि तो हम किसी भी टाइम फ्रेम में 14 पीरियड्स का, जैसे मान लो आप डे का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो 14 डे का, आप 5 मिनट का यूज कर रहे हो तो 14 × 5 मिनट यानी 70 मिनट्स का आप वो मूविंग आरएसआई कैलकुलेट करोगे। और अलग भी तरह से आप अपना ट्रेडिंग जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हो, पर नॉर्मली 14 वाला ही यूज होता है। आरएसआई की जो वैल्यूज होती है वो 0 से 100 के स्केल पे होती है। अगर प्राइस 70 से ऊपर जाती है तो ये ओवरबॉट कहलाता है, यानी बहुत ज़्यादा खरीदा गया है, और प्राइस 30 से नीचे आ जाती है तो ओवरसोल्ड यानी बहुत ज़्यादा बेचा गया है। अगर प्राइस 30 के नीचे आ गई तो अब इसे रिवर्सल मान सकते हैं कि ऊपर जाएगा, और प्राइस 70 के आसपास आ गई तो आप मान सकते हो अब नीचे आएगा, इसका मतलब यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आरएसआई को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, 100 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट हुआ 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एवरेज गेन अपॉन एवरेज लॉस। तो आप 14 डेज में जितने दिन प्रॉफिट हुआ उन सब का एवरेज निकालोगे, और जितने दिन लॉस हुआ उनका एवरेज निकालोगे, पॉजिटिव लोगे नेगेटिव साइन नहीं लोगे, उनको डिवाइड करके रेशियो निकालोगे, उसमें 1 जोड़ोगे। ये एक सिंपल सा आरएसआई का फॉर्मूला, बाकी आरएसआई की बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है। अगर आप चाहते हो तो मैं गूगल सीट डिजाइन कर दूंगा, आपको समझा दूंगा कि जो हमारा लर्न गूगल सीट प्लेलिस्ट है उसके अंदर में एक इस तरह का कि आरएसआई कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बारीकियां भी समझ में आ जाए, तो आप कमेंट में लिखो रिक्वायर्ड आरएसआई कैलकुलेशन वीडियो, तो मैं उस पर काम करूंगा। देखो आरएसआई का ही है, ये प्राइस नीचे आई तो इसका आरएसआई भी नीचे आ गया, 30 पे आ गया, मान लो किसी ने यहाँ बाई कर दिया, फिर आरएसआई बढ़ के यहाँ पे 70 के आसपास पहुँचता तो किसी ने सेल कर दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का प्राइस उसको मिल गया, फिर वेट किया, आरएसआई जब वापस नीचे आई तब वहाँ बाई कर लिया, फिर देखो ये आरएसआई ऊपर गई पर 70 पे नहीं हुई, फिर वापस आई, मान लो यहाँ पे एवरेज कर लिया, क्योंकि ये पहले वाली प्राइस यहाँ करी थी, दूसरी यहाँ करी थी, तीसरे पे निश्चित रूप से यहाँ बाई नहीं किया क्योंकि खास डिफरेंस नहीं आया तो दोबारा नहीं किया, फिर ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे पहले के 2 लोट बेच दिए, इस तरह से, राइट। तो आरएसआई के आधार पे अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। अभी तक मैंने ईटीएफ में आरएसआई के बेसिस पे ट्रेड नहीं किए हैं, क्योंकि इसका एक रीजन है, नॉर्मली इतनी आसानी से आरएसआई 30 या 70 नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके कर सकते हैं। तो आरएसआई पे ट्रेड करने के लिए भी हम सोच सकते हैं। तो आप अगर चाहते हो कि आरएसआई पे एक ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप किया जाए, उसकी गूगल सीट बने, आरएसआई का सारा कॉन्सेप्ट बताया जाए, बैक टेस्टिंग हो, तो कमेंट में लिखो आरएसआई ट्रेडिंग, है ना, तो हम उस पर विचार करेंगे। ट्रेड विद आरएसआई तो कुछ सिंपल आप ट्रेड सिस्टम बना सकते हैं आरएसआई। देखो स्टॉक में हम 30 लेते हैं, पर ईटीएफ में हम 35 भी देख लेते हैं, क्योंकि 30 आसान है। तो अगर आरएसआई 35 के नीचे आए तो स्टार्ट कर दो ईटीएफ की बाइंग, फिर एक लेवल नीचे आ जाता है 30 और आ जाता है तो एक एवरेज कर दो, इतना ही रखो अगर आरएसआई से ट्रेड करते हो। अगर आरएसआई 65 के ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट बुक कर लो, अगर आपका एक लोट तो ये यहाँ पे बुक हो गया, और अगर आपका 2 लोट है तो एक लोट आप 70 पे बुक कर लो, आरएसआई आता है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। डिस्क्लेमर, हमेशा की तरह ईटीएफ में रिस्क होता है, खुद की रिसर्च करें, और ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है, बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, कोई क्यूरी हो वहाँ पूछो, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।